नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न इंडिया के इस नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड कर्नाटिक वॉर के बारे में। तो पहले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट और सेकंड कर्नाटिक वॉर के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्ड कर्नाटिक वॉर के बारे में। तो पहला जो फर्स्ट और सेकंड कर्नाटिक वॉर था उसके पीछे रीजन क्या था। जो पहला कर्नाटिक वॉर था उसके पीछे रीजन था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, और जो सेकंड कर्नाटिक वॉर था उसके पीछे रीजन था इंटरनल पॉलिटिक्स, मतलब अगला निजाम कौन बनेगा और अगला नवाब, आर्कोट का अगला नवाब कौन बनेगा। अब हम देखेंगे थर्ड कर्नाटिक वॉर का रीज़न। तो थर्ड कर्नाटिक वॉर का रीज़न था पूरे विश्व में चल रहे इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर लड़ाई, जो कि 7 ईयर्स वॉर के नाम से जाना जाता है। इसका समयकाल था 1756 से लेकर 1763 तक। तो इंडिया में इसका असर 1758 में पड़ा। तो अभी हम इवेंट देख लेते हैं इसका इवेंट। तो इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली जो कर्नाटिक रीजन है यहाँ पे फ्रेंच को विक्ट्री मिल रहा था। बट बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के वॉर लड़ने के लिए बंगाल में थे तब। तो इन्होंने चंदन नगर और कासिम बाजार, बालासोर सब अपने कब्जे में ले लिया और फ्रांस को भगा दिया बंगाल से। तो इंग्लिश ने देखिए यहाँ पे नर्दान सरकार जो है ये इंग्लिश के कब्जे में आ गया 1759 में, और पौंडीचेरी जो है 1761 में ये भी ब्रिटिश के कब्जे में आ गया, और मद्रास ये तो ब्रिटिश के थे ही। और एक कौन सा रीजन है, एक कर्नाटिक रीजन है। इसका नवाब कौन था, मोहम्मद अली, जो थे ब्रिटिश का खास लोग। और ये था ट्रावेंकोर, इसका नवाब के साथ ब्रिटिश ने दोस्ती बना लिया। और ये है मैसूर का रीजन। मैसूर का रीजन में यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनके साथ आगे जाकर एंग्लो मैसूर वॉर होता है। और ये था मराठा रीजन। तो मराठा के साथ भी ब्रिटिश का 3 वार होता है यहाँ पे, ठीक है। तो निजाम के साथ खास कोई लड़ाई नहीं हुआ था ब्रिटिश का, और आगे जाके निजाम सब्सिडरी अलायंस भी साइन करता है। देखिए लड़ाई कहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, यूरोप में स्टार्ट हो रहा था, तो ख़त्म भी होगा यूरोप में। तो यहाँ पे लड़ाई कैसे ख़त्म होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन से लड़ाई ख़त्म होता है। तो 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है और लड़ाई का ख़त्म होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया इस ट्रीटी के तहत बताया गया फ्रेंच अपना फैक्ट्रीज सिर्फ पौंडीचेरी और चंदन नगर में रख सकता है और कोई मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं कर सकता फ्रेंच। और इस ट्रीटी के साइन होने के बाद से पूरे इंडिया में फ्रेंच का पावर कम होने लगा, और थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद फ्रेंच पावर डेमोलिश हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इनडायरेक्टली टीपू सुल्तान और मराठा को हेल्प कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग लड़ने में उन्होंने मराठा को बहुत हेल्प कर रहा था तब, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके जो फ्रेंच का जो फेल्योर था इसके पीछे कारण क्या था। तो पहला कारण क्या है, कमर्शियल एंड नेवल सुपीरियरिटी ऑफ द इंग्लिश। तो ब्रिटिश का जो नेवी था ये बहुत ही स्ट्रांग था, तो इसलिए इनको विक्ट्री इजीली मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके जो डायरेक्टर थे वो कंपनी के ही डायरेक्टर थे, बट जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके डायरेक्टर कंपनी के डायरेक्टर नहीं थे, उनके डायरेक्टर मोनार्क थे, मतलब किंग थे उनका डायरेक्टर। तो किंग के पास से उतना सपोर्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिल रहा था तब। और फ्रेंच हैड सपोर्ट फ्रॉम लोकल्स ओनली इन द डेकन, बट द इंग्लिश हैड स्ट्रॉन्ग बेस इन बंगाल। तो बंगाल में देखिए, बंगाल में जो प्लासी का जब वॉर हो गया था 1757 में, तब वहाँ पे उनको जो ब्रिटिश को बहुत सारा पैसा मिला वहाँ पे। तो इस पैसे को पूरा जो थर्ड कर्नाटिक वॉर में पूरा इस पैसे को यहाँ पे झोंक दिया ब्रिटिश ने, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं मिला। डेकान में कुछ ही जगह से फ्रेंच को सिर्फ हेल्प मिला था यहाँ पे। इंग्लिश हैड 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट। देखिए ब्रिटिश का 3 पोर्ट था, एक था कलकत्ता पोर्ट, और एक था यहाँ पे बॉम्बे पोर्ट, और एक था यहाँ पे मद्रास पोर्ट। और फ्रेंच का सिर्फ एक ही पोर्ट था जो था पौंडीचेरी पोर्ट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द फ्रेंच जनरल। देखिए ला बोर्डेनियर पहले जो कर्नाटिक वॉर था उसमें कौन लड़ रहे थे, ला बोर्डेनियर। उनके साथ जो अगला जो फ्रेंच गवर्नर था डुप्ले के साथ, उनके जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो लेकर कुछ अनबन हो गया था। इसलिए जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी उन्होंने तब जो इंडिया है, इंडिया छोड़ के फिर से मॉरिशस चला गया था। और इंग्लैंड विक्ट्री इन यूरोपियन वॉर्स डिसाइडेड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। तो इस लड़ाई के बाद फ्रेंच का जो डेस्टिनी है वो इंडिया में तय हो जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कर्नाटिक वॉर। कर्नाटिक वॉर का सिग्निफिकेंस क्या था।
तो देखिए आप, बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन इंटरफेरेंस। तो इस लड़ाई के बाद से जितने भी नवाब थे और निज़ाम थे, इनके जो राज्य में इंटरफेरेंस ब्रिटिश का बहुत बढ़ने लग गया था। बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, तो यही वो लड़ाई था जिसके बाद से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट मेजर वार फॉट बाय यूरोपियन सोल्डर इन इंडिया गेव देम कॉन्फिडेंस ऑन विनिंग इन इंडियन कंडीशन। तो इंडियन कंडीशन में तब जो यूरोपियन सोल्जर थे तब इंडियन कंडीशन में इंडियन के साथ लड़ रहे थे, तो यहाँ पे उनको विक्ट्री मिल रहा था। तो इस विक्ट्री से उनका जो मोरल है वो बहुत ही बूस्ट हो जाता है। उनको पता चल जाता है इंडिया का ये जो नवाब है, निज़ाम है, ये कितना कमज़ोर है, ये सब उनको पता चल जाता है इस लड़ाई से। देखिए जितने भी लड़ाई है उनका ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका जो रीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कहानी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस में क्वेश्चन लिखेंगे तब आपको जो कहानी है वो अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर द लेक्चर।